8 जून 2017 को ईटन टाउनशिप, पेंसिल्वेनिया के वीस मार्केट स्टोर पर पुलिस बुलाए जाने पर अनजान थी कि वहां क्या मिलेगा। मौके पर पहुंचकर उन्होंने एक युवक को जीवित और 3 शव पाए। सभी नाइट शिफ्ट के कर्मचारी थे। दुकान के दरवाजे ऐसे बंद थे कि कोई भाग न सके। सुपरमार्केट में और आगे तलाश करने पर अधिकारियों को आखिरकार अपराधी का शव मिला, 4 साल के रैंडी स्टेयर। कई सालों तक स्टेयर की ऑनलाइन मौजूदगी थी और उसे अक्सर अजीब व्यवहार करते हुए और हिंसा व मौत के बारे में चर्चा करते हुए देखा जा सकता था। फिर भी उसकी जिंदगी में मौजूद हर कोई हैरान था कि वह एक हत्यारा निकला। रैंडी स्टेयर कौन था और उसका व्यवहार इतने समय तक अनदेखा क्यों रहा? हम इन सवालों के जवाब और भी बहुत कुछ उजागर करने का प्रयास करेंगे जब हम रैंडी स्टेयर की जिंदगी और उसके अपराधों की पड़ताल करेंगे। रैंडी रॉबर्ट स्टेयर का जन्म 17 फरवरी 1992 को रॉबर्ट और लॉरा इन स्टेयर के घर हुआ था। वह 2 भाइयों में सबसे बड़ा था। स्टेयर का पालन पोषण डलास, पेंसिल्वेनिया में हुआ और वह शर्मीला, अंतर्मुखी बच्चा था जो अधिकतर समय अकेला रहता था। उसमें रचनात्मकता थी और वो अक्सर निकेलोडियन के शो देखकर टीवी किरदारों की ड्राइंग बनाता था। बाद में यह गहरी मोहब्बत और जुनून बन गया जिसे स्टेयर ने वयस्कता में भी बनाए रखा। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसे वीडियो बनाने में रुचि होने लगी। 2010 में वह VHS रिकॉर्डर से फुटेज रिकॉर्ड कर छोटी होम फिल्म्स बनाता था। किशोरावस्था में स्टेयर ने टंकहैनोक के 20 सुपरमार्केट में पार्ट टाइम नाइट शिफ्ट में काम शुरू किया। 1 साल बाद उसने स्कूल से स्नातक किया और लुजर्न काउंटी कम्युनिटी कॉलेज में पढ़ाई शुरू की। उसने 3 साल तक कॉलेज में पढ़ाई की और ब्रॉडकास्टिंग की कक्षाएं ली। मिडिल स्कूल में ही स्टेयर की मानसिक स्थिति में बदलाव दिखने लगे थे। अंग्रेजी की कक्षाओं के दौरान वह अक्सर ऐसी कहानियां लिखता था जिनमें मौत शामिल होती थी। उसके मुख्य पात्र अक्सर ऐसी घटनाओं में शामिल होते थे जो जानलेवा होती थी। हालांकि उसके शिक्षकों ने आमतौर पर इस बात को नजरअंदाज कर दिया और उससे कभी इन कहानियों के बारे में सवाल नहीं किया गया। इसी समय के आसपास स्टेयर की मौत और परलोक के प्रति उसकी कुल मिलाकर दिलचस्पी बढ़ने लगी। जैसा कि स्टेयर ने सार्वजनिक रूप से अपनी जिंदगी के बारे में बताया, उसने किशोरावस्था के दौरान आत्महत्या के बारे में कल्पना करना भी शुरू कर दिया था। जब वह हाई स्कूल में दाखिल हुआ तो उसने सबसे अच्छे तरीकों के बारे में सोचा, जैसे दम घुटना या झलकर मरना। और खास बात यह है कि उसने सच में अपनी जान लेने के बारे में गंभीरता से सोचा था। अपने परिवार के साथ न्यूयॉर्क की यात्रा के दौरान उसने खुद को एक गगनचुंबी इमारत से फेंकने के बारे में सोचा, लेकिन आखिरकार उसने ऐसा न करने का फैसला किया। 2017 में जान लेने के बाद पीछे छोड़े गए ऑडियोलॉग्स में स्टेयर ने बताया कि सब कुछ छोड़ना कितना मुश्किल था, जिसकी शुरुआत 2006 से हुई थी। स्टेयर ने कई पारिवारिक त्रासदियां झेली, जिससे उस पर गहरा असर पड़ा और पहली बार उसने मृत्यु का अनुभव किया। 2013 में उसने अपने दोस्त मैट को भी खो दिया। 10 दिन बाद परदादा का निधन हुआ। करीब 2 हफ्ते बाद स्टेयर की कार बर्बाद हो गई। जेरमी की कार भी 1 हफ्ते में बर्बाद हो गई, ऑडियो लॉग्स में दर्ज है। स्टेयर याद करते हैं कि इसी समय वह डैनी फैंटम के किरदार एम्बर मैकलिन के प्रति आकर्षित हुए थे, जिन पर हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। 2008 में 15 साल की उम्र में स्टेयर ने YouTube पर ध्यान दिया। उस समय यह वेबसाइट अभी शुरुआती दौर में थी, क्योंकि इसे सिर्फ 3 साल पहले लॉन्च किया गया था। कंटेंट क्रिएशन के शौकीन स्टेयर ने सोचा कि यही जगह खुद को व्यक्त करने और दर्शक वर्ग पाने के लिए सही है। लेट्स प्ले और व्लॉग्स अपलोड करने के बाद
उसने स्किट्स बनाना पसंद किया और उसे प्राथमिकता दी। स्टेयर ने कई यूट्यूब चैनल्स और ट्विटर अकाउंट्स चलाए। उसका कॉमेडी स्केच चैनल पायोनियर्स प्रोडक्शंस था, लेकिन चैनल डिलीट होने से कई वीडियोस अब इंटरनेट से गायब है। हालांकि उसके कंटेंट के कुछ अवशेष अभी भी यूट्यूब पर मौजूद हैं, क्योंकि कई लोगों ने उसके द्वारा अपलोड किए गए फुटेज को आर्काइव करना अपना मिशन बना लिया है। स्टेयर के स्केचों में मिस्टर हॉर्सहेड जैसे कई किरदार थे, जिसमें एक छड़ी पर सॉफ्ट घोड़े का सिर लगा होता था, स्टफ्ड व्हेल खिलौना जो अ व्हेल ऑफ अ पार्टी वीडियो में था, और फ्रॉगी एक रबर का मेंढक खिलौना। उसे कार्यस्थल पर शॉपिंग कार्ट से बचाया गया और वह पहली बार फ्रॉग्स और जर्क्स में दिखा। पायनियर के सभी प्रोडक्शन वीडियो कॉमेडी आधारित नहीं थे। एक खास वीडियो सोम्बा था, जिसमें सिर्फ स्टेयर दिखाया गया है और कोई बातचीत नहीं है। झील किनारे घूमना, पत्थर उछालना, पानी देखना, चट्टान पर नाम तराशना और सड़क बीच चलना। यह वीडियो अप्रैल 2012 में अपलोड हुआ था। जनवरी 2014 से स्टेयर ने पायनियर्स प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल पर एक अंतिम सीरीज अपलोड की, ताकि बाद में कुछ नया कर सके। पहले वीडियो में, जिसका नाम गंभीरता से एमनेशिया रेप रखा गया था, स्टेयर को अपने सिर के ऊपर ऊंचाई पर रखे वेट को पकड़ने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है। आखिरकार वह उसे नीचे खींचता है, लेकिन उसके सिर पर गिर जाता है और वह बेहोश हो जाता है। फिर फ्रॉगी और व्हेल उसे बांध देते हैं, जिन्होंने स्टेयर पर हमले की घटना रिकॉर्ड की थी। दूसरे वीडियो द सर्च टू रिमेंबर में फ्रॉगी स्टेयर कहता है कि उसके पास रिमेंबर गाने का फुल HD वर्जन है, जो निकेलोडियन शो डैनी फैंटम की किरदार एम्बर द्वारा गाया गया है। स्टेयर शो और एम्बर के लिए जुनूनी था और हाल ही में उसे असल में यह गाना मिला, जिसे उसने अपने दूसरे चैनल वर्थलेस टोस्टर पर अपलोड किया। कहा जाता है कि यह गाना एपिसोड में परफॉर्मर का नाम गलत होने के कारण काफी समय तक गायब रहा। इस गाने को 5 साल में 3 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया और अभी इसके व्यूज 4.5 मिलियन है। एपिसोड पर वापस आते हुए रिमेंबर स्टेयर की खोज में पता चला कि फ्रॉगी के पास यह गाना था, लेकिन उसने इसे साझा करने से मना कर दिया। फ्रॉगी लैपटॉप लेकर भागता है और उसे पानी में फेंक देता है। फिर स्टेयर की नींद खुलती है और पता चलता है कि यह सपना था। पायनियर्स प्रोडक्शंस के फिनाले का तीसरा वीडियो, जिसका नाम एक्सटिंक्शन है, इसमें स्टेयर फ्रॉगी और व्हेल की हत्या कर देता है और दोनों की लाशों को एक डिब्बे में डाल देता है। फ्रॉगी की हत्या और व्हेल द्वारा उसके यौन उत्पीड़न का वीडियो ऑनलाइन डालने व नौकरी से निकाले जाने के समय मैकलीन का किरदार बार बार फ्रेम में आता जाता है। सीरीज के अंतिम 2 एपिसोड ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। कहा जाता है कि चौथे वीडियो रिजरेक्शन में स्टेयर का पीछा फ्रॉगी और व्हेल की आत्माएं करती है। हालांकि उसे उन्हें मारने का पछतावा होता है, एम्बर मैकलीन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन आत्माओं को रोक देता है। आखिरी वीडियो एब्सोल्यूशन में स्टेयर खिलौनों को डिब्बे में डालकर जला देता है, मानो अंतिम संस्कार कर रहा हो। फिर स्टेयर एम्बर से कहता है कि वह तैयार है, हर कोई एक दिन जाता है, और कनपटी पर बंदूक रखकर ट्रिगर दबाता है, फिर जमीन पर गिर जाता है। अंतिम शॉट में अंधेरे में हरी आंखें दिखती हैं। फिर पिछले वीडियो की झलकियां और एंडिंग क्रेडिट्स आते हैं। पायनियर के प्रोडक्शंस के बाद स्टेयर ने एम्बर का गोस्ट स्क्वाड EGS सीरीज बनाई। पूरा चैनल उनकी एम्बर के प्रति मोहब्बत को समर्पित था। मैकलीन डैनी फैंटम का वह किरदार है जो पायनियर की आखिरी सीरीज में दिखाई दिया, जिसमें स्टेयर द्वारा बनाए अन्य किरदार भी थे। उन्होंने खास तौर पर मैकेंजी वेस्ट को अपनी आत्मा का साथी माना। उन्होंने वीडियो बनाने में एनिमेटरों और वॉइस एक्टर्स के साथ काम किया। इसी दौरान स्टेयर ने अपनी सोशल मीडिया पहचान के लिए एंड्रयू ब्लेज नाम रखा। कहा जाता है कि उन्हें अपना जन्म नाम पसंद नहीं था। एक किरदार एंड्रयू ब्लेज, जो खुद का प्रतिनिधित्व करता था, EGS में दिखा और उसका थीम सॉन्ग भी था। EGS बनाने के बाद स्टेयर ने बताया जाता है कि एम्बर मैकलीन को अपनी पत्नी कहना शुरू कर दिया था और इसी समय के आसपास वे जेंडर डिस्मोर्फिया से जूझने लगे थे। अपनी आत्मा को महिला मानते हुए वे तब स्त्री वस्त्र पहनते थे जब उनका परिवार आसपास नहीं होता था।
और उन्हें लगता था कि अगर वे मर गए तो वे एक महिला के रूप में पुनर्जीवित होंगे। जिंदगी की त्रासदियों और पहचान को लेकर भ्रम के बावजूद स्टेयर थेरेपी या काउंसलिंग के पक्ष में नहीं थे और मानते थे कि इसमें भाग लेने से असली पहचान बदल जाती है। फायरिंग के बाद स्टेयर की डायरी मिली, जिसे उन्होंने मरने से पहले ऑनलाइन डाला था। 11 फरवरी 2017 की प्रविष्टि में स्टेयर ने लिखा, मैं बिस्तर पर अकेला बैठा हूं, बिल्कुल खाली। मैं लड़की वाले कपड़े पहनकर टांगें क्रॉस करके बैठा हूं। मुझे क्यों ये शरीर 2-3 दशक झेलना पड़े। मैं आदमी नहीं हूं, माफ करना मम्मी डैड। मुझे अफसोस है कि मैं औरत हूं। रोज इस शरीर में जीना मुश्किल हो रहा है। स्टेयर ने लिखा कि उन्होंने महिलाओं के कपड़े खरीदे, जिसमें ब्रा, अंडरवियर और लेगिंग्स शामिल थे, और लेगिंग्स उन्हें जॉगर्स से ज्यादा आरामदायक लगी। उन्होंने इसी प्रविष्टि में लिखा कि एक बार उनकी मां ने उनसे पूछा था कि क्या वह गे हैं, जिस पर उन्होंने नहीं में जवाब दिया। उन्होंने जर्नल में यह भी जोड़ा कि जो लड़के गे होते हैं वे पुरुषों की ओर आकर्षित होते हैं। मुझे पुरुषों से नफरत है, मैं उनसे घृणा करता हूं, वे घिनौने हैं। एक और प्रविष्टि में स्टेयर ने लिखा कि मेरे अंदर की लड़की बाहर निकलने के लिए छटपटा रही है। स्टेयर ने कई किरदारों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट्स चलाए, जिनमें ईजीएस के किरदार भी थे। एक थ्रेड रेचल शैडोजर नामक किरदार ने 2016 में लिखा था। स्टेयर एक हिंसक गुस्से में नजर आते हैं, जिसमें उन्होंने ऐसे ट्वीट किए जैसे, पहले मैं तुम्हें अक्षम कर दूंगा, फिर तुम्हें काट डालूंगा, उसके बाद तुम्हें फिर से जिंदा करूंगा, इससे पहले कि खून की प्यास तुम्हें मार डाले। तुम। रेचल स्टेयर के खुद के बनाए गए किरदार के साथ उनकी आखिरी प्रस्तुति में नजर आई थी। द वेस्टबोरो हाई मैस्कर गुड बाय नामक 42 मिनट की वीडियो बुधवार 7 जून 2017 को शूटिंग की रात रिलीज हुई थी। यह प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं हो पाया क्योंकि एनिमेटर और वॉइस एक्टर्स ने इससे खुद को अलग कर लिया या स्टेयर से दूरी बनानी शुरू कर दी। उन्होंने उनसे मांगा गया काम कभी पूरा नहीं किया, शायद प्रोजेक्ट की हिंसक प्रकृति के कारण। इस वीडियो का एक बार फिर से अपलोड किया गया वर्जन यूट्यूब पर मौजूद है और यह स्क्रीन पर एक लंबे टेक्स्ट से शुरू होता है, जिसमें स्टेयर उन सभी लोगों के बारे में भड़ास निकालता है जिन्होंने उसकी मदद नहीं की और प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया। वह एफ स्लर बोलता है, एनिमेटरों को मरने को कहता है और लिखता है कि वीडियो देखने तक वह मर चुका होगा। अगली स्लाइड में स्टेयर और गंदी भाषा में कहता है, तुम सब बेकार हो, कुछ न करने के लिए धन्यवाद। कई पैराग्राफ बाद स्टेयर निष्कर्ष निकालता है, मुझे पूरी जिंदगी कुचला गया है, अब नहीं। मुझे इस सड़ी गली धरती से अब बहुत हो गया है और मैं अपनी छाप छोड़कर जाऊंगा। मैं वहां लौट रहा हूं जहां मैं सच में हूं। ईजीएस। वीडियो फिर कट जाता है, जिसमें स्टेयर 2 शॉटगन लोड करते हुए और एक बैग में गोलियां व्यवस्थित करते हुए दिखता है। साथ ही उसे हथियारों को चूमते हुए भी दिखाया गया है, जिन्हें उसने रेचल और मैकेंजी नाम दिया था। कमरे से काले हुडी में निकलने से पहले शॉट की छवि धीरे धीरे धुंधली और ग्रे हो जाती है। वीडियो के एनिमेशन भाग में कोलंबाइन हमलावर एरिक हैरिस और डायलन क्लेबोल्ट के नाम स्क्रीन पर आते हैं, क्योंकि स्टेयर यह वीडियो उन्हें समर्पित करता है। शुरुआत में इसमें रेचल के किरदार और स्टेयर की मानवता से नफरत पर चिल्लाना, साथ ही अपशब्द फेंकना दिखाया गया है। दोनों को यह दिखाया गया है कि वे लगातार होने वाली बदमाशी और उत्पीड़न से तंग आ चुके हैं और उनका जवाब है एक नरसंहार को अंजाम देना। इसके बाद यह खुद नरसंहार की हिंसक एनिमेटेड झलकियों में बदल जाता है। स्टेयर के असली शूटिंग अभ्यास के फुटेज दिखाने से पहले उसका एनिमेटेड किरदार खुद को गोली मारता है। 7 जून 2017 बुधवार को 24 वर्षीय स्टेयर अपनी शिफ्ट के लिए वाइज मार्केट्स पहुंचे, जो रात 11 बजे शुरू होती थी। रात की शिफ्ट शुरू करने से पहले उसने आपातकालीन निकास और प्रवेश द्वार के ऑटोमेटिक दरवाजे बंद कर दिए ताकि कोई भाग न सके। एक बार जब वह तैयार हो गया तो उसने अपने घर से लाए डफल बैग में रखे 2 पिस्टल ग्रिप शॉटगन में से एक को अपने साथ ले लिया। अविश्वसनीय रूप से उसने सिक्का उछालकर गोलीबारी की। स्टेयर ने अपने साथियों को कोई बड़ा भाषण नहीं दिया, कोई चेतावनी नहीं थी।
उसने जो एकमात्र निशान छोड़ा वह ऑनलाइन था, जब उसने अपनी विस्तृत योजनाओं के लिंक ट्वीट किए। सुबह 10 बजे उसने फाइलें शामिल की जिनका नाम था जर्नल सुसाइड टेप्स और डिजिटल सेट, और उन्हें फाइल शेयरिंग वेबसाइट मीडिया फायर पर अपलोड कर दिया। अपना हथियार तैयार करने के बाद स्टेयर ने स्टोर में घूमते हुए अपने 3 साथियों की हत्या कर दी। टेरी ली स्टर्लिंग 63, ब्रायन हेज 47 और विक्टोरिया ब्रोंग 25, जो स्टोर की असिस्टेंट टैग मैनेजर थी। सभी के मारे जाने के बाद स्टेयर आखिरी कर्मचारी क्रिश्चियन न्यूवेल के पास गया, जो हेडफोन लगाए हुए घटना से अनजान था। जब वह संगीत सुन रहा था तो वह सामानों पर लेबल लगा रहा था और स्टोर के पीछे की ओर शेल्फ में सामान रख रहा था। सीसीटीवी में रिपोर्टेडली दिखा कि स्टेयर कुछ सेकंड उसके पीछे रुका, फिर आगे बढ़ गया, जिससे वह बच गया और कोई अन्य शिकार नहीं बचा। स्टेयर ने स्टोर के चारों ओर कांच के स्टैंड और अन्य सामान पर गोली चलाई। उसने कई प्रोपेन टैंकों को गोली मारकर विस्फोट करने की कोशिश की, लेकिन वह इसमें असफल रहा। इसी दौरान क्रिस्टन न्यूवेल ने सामने के दरवाजों से डिस्प्ले हटाकर और कांच तोड़कर स्टोर से भागने में कामयाबी पाई। वह झाड़ियों में छिप गया और आपातकालीन सेवाओं को फोन किया। स्टेयर प्रोपेन टैंकों को विस्फोट करने में असफल रहने के बाद स्टोर के डेली सेक्शन की ओर बढ़ा और वहां और चीजों पर गोलीबारी करने लगा। फिर उसने शॉटगन मुंह में रखकर गोली चलाई और तुरंत मौत हो गई। कुल मिलाकर उसने 59 गोलियां चलाई थीं, और ये सभी गोलियां सिर्फ उन 2 हथियारों में से एक से चलाई गई थीं जिन्हें उसने खरीदा था। उसने आत्महत्या की रिकॉर्डिंग में कहा था कि उसने दूसरा शॉटगन इसलिए खरीदा ताकि पहले में खराबी आए तो दूसरा हो। फायरिंग से पहले चंद उटकी बीनी इससे पहले स्टेयर ने सोशल मीडिया और ट्विटर पर कई डरावने संदेश पोस्ट किए थे। हमले से एक दिन पहले उसने कहा, अलविदा इंसानों, मुझे तुम्हारी याद आएगी, तुम इसे मिस नहीं करना चाहोगे, यह ऐतिहासिक होगा। अपनी डायरी में, जिसकी उसने फोटोकॉपी अपलोड की थी, उसने लिखा था, मैं मरने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। 2 और मजेदार रातें और बस मैंने आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया है कि बुधवार की रात मेरी मौत की रात होगी। मेरे चारों ओर सब कुछ जैसे फीका पड़ गया है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं इस ग्रह पर आखिरी जीवित आत्मा हूं। पिछले 1 हफ्ते से मैं लोगों को देखता हूं, लेकिन वे एक भ्रम जैसे लगते हैं। मैंने कभी खुद को समाज से इतना दूर महसूस नहीं किया और मुझे यह अच्छा लगता है। एम्बर्स घोस्ट स्क्वाड फेसबुक पेज पर स्टेयर ने लिखा कि प्रशंसक 7 जून को कैलेंडर में मार्क करें, क्योंकि शायद ऐसा फिर न हो, यही फिर से। टाइम्स ट्रिब्यून ने स्टेयर को एक अकेला व्यक्ति बताया जो कोलंबाइन हाई स्कूल की 1999 की गोलीबारी के किशोर बंदूकधारी को आदर्श मानता था और यूट्यूब वीडियो में खुद को वास्तविकता से दूर करता था। यह वेस्टबोरो हाई नरसंहार एनिमेशन ही नहीं, बल्कि उन जर्नल प्रविष्टियों का भी संदर्भ था जिनमें स्टेयर ने कोलंबाइन के शूटर एरिक हैरिस के लिए प्यार जताया था। 3 नवंबर 2016 की प्रविष्टि में वह लिखता है, दिवंगत एरिक हैरिस ने कहा था, मुझे दुनिया से नफरत है, क्या प्रेरणा है। मुझे सबसे हाल में एरिक हैरिस ने प्रभावित किया है। मैं उससे मिलने और कई स्तरों पर जुड़ने के लिए कुछ भी कर सकता था, शायद मार भी सकता था। इतनी बड़ी मात्रा में गोला बारूद और हथियार इकट्ठा कर पाना और बस किसी भी उस इंसान को तबाह कर देना जिसकी बदकिस्मती से मेरा रास्ता उससे टकरा जाए। इस दयनीय सड़ांध भरे ग्रह पर हर किसी को मार डाला जाना चाहिए। उसने फिर जोड़ा कि इंसान बेकार हैं, हम जीते जागते, सांस लेते, चलते फिरते कचरे हैं। मुझे इंसानों से डर नहीं लगता, बल्कि उनसे घिन आता है। स्टेयर द्वारा शॉटगन और प्रोपेन टैंक का इस्तेमाल करने के साथ साथ यह तथ्य कि उसने विभिन्न नेचुरल सिलेक्शन टी-शर्ट्स खरीदी थीं, इस विचार को मजबूत करता है कि वह कोलंबाइन के अपराधियों से गहराई से प्रेरित था। उसने गुस्से में लिखा, मुझे अपने किए या जो कर सकता हूं उसका पछतावा नहीं। मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, कोई नहीं बदल सकता। मैं ईजीएस भर्ती हूं, तुम बेकार हो। एक दिन तुम मेरी नजर से सब देखोगे, जब हमारी घोस्ट स्क्वाड तुम्हारे ग्रह पर हमला कर तुम्हारी बाकी जिंदगी हमारे शरीर बन जाएगी। मैं रुकूंगा, बदलूंगा या छुपूंगा नहीं। स्क्वाड के लिए लड़ूंगा, वही करूंगा जो ठाना है। मैं एंड्रू ब्लेज हूं।
एक अलग वीडियो में स्टेयर ने अपनी पुरानी हाई स्कूल में सामूहिक गोलीबारी करने की इच्छा जताई थी, हालांकि वह स्कूल कई साल पहले गिरा दिया गया था। स्टेयर के अंतिम वीडियो में से एक सुपरमार्केट टूर जून 7वां था, जो शूटिंग से एक दिन पहले उसके कार्यस्थल के चारों ओर घूमने पर आधारित था। उसने लिखा कि हत्याओं के दिन जारी की गई उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग यह समझने के लिए जरूरी है कि मैंने क्या और कैसे किया। उसने बताया कि वह 3-4 महीनों से इसकी योजना बना रहा था। सीबीएस न्यूज के अनुसार स्टेयर ने माता पिता के लिए वीडियो संदेश भी छोड़ा। रिकॉर्डिंग में स्टेयर ने कहा कि वह सालों से मौत के बारे में सोचता रहा और कभी नहीं सोचा था कि वह 20 की उम्र के बाद भी जिएगा। उसने एम्बर मैकलेन के लिए अपने प्यार और 2013 में महिलाओं के कपड़े पहनना शुरू करने की बात की। जो बात तुम नहीं जानते थे, मैंने की थी, उसने कहा। जब वह घर पर अकेला होता और माता पिता बॉलिंग खेलने जाते तो वह महिलाओं के कपड़े पहनकर महिला बनने की इच्छा करता था। उसने उन्हें बताया कि मैं हमेशा पुरुष शरीर में महिला आत्मा थी। मृत्यु से पहले स्टेयर ने उस वॉइस एक्ट्रेस को ईमेल कर उसके काम के लिए धन्यवाद कहा और बताया कि जब तक वह ईमेल पढ़ेगी वह मर चुका होगा। बाद में एक्ट्रेस ने विल्क रेडियो को बताया कि वह ईमेल सुसाइड नोट जैसा था, लेकिन जैसे जैसे उसने उन वीडियो का असली मकसद बताया जिनके लिए उसे वॉइस एक्टिंग के लिए रखा गया था, ईमेल का लहजा और भी गहरा और गुस्से वाला हो गया। स्टेयर ने अपने 9 और करीबी दोस्तों को ईमेल किया। इन ईमेल्स में उसने कथित तौर पर इस बात का दुख जताया कि वह अपनी ही उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। फायरिंग की घटना के बाद वह सुपरमार्केट जहां स्टेयर काम करता था बंद कर दिया गया। यह 13 जुलाई 2017 को फिर से खुला, जिसमें अंदर से पूरी तरह बदलाव किया गया था और नई फ्लोर लेआउट के साथ फिर से तैयार किया गया था। यह कहना मुश्किल है कि स्टेयर इस हाल तक कैसे पहुंचा। युवावस्था में उसे बदमाशों से परेशानी और साथियों से जुड़ने में दिक्कत थी। उसकी निजी जिंदगी को लेकर अलग अलग रिपोर्ट्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वह दोस्त बना सकता था, लेकिन उन्हें निभाने में उसे मुश्किल होती थी। कुछ लोग कहते हैं वह अकेला था, जबकि कुछ सूत्रों के मुताबिक मौत के वक्त उसके दोस्त मौजूद थे। संभव है कि सामाजिक अलगाव और स्टेयर की जेंडर पहचान से जुड़ी परेशानियां उसकी जिंदगी में संघर्ष का कारण बनी हो। उसका अपने परिवार के साथ रिश्ता बहुत मजबूत नहीं लगता था और इंटरनेट उपयोगकर्ता यह सोचते थे कि ऐसा क्यों था। उसकी जिंदगी में कोई भी यह नहीं देख पाया कि उसके साथ क्या हो रहा था। न ही किसी ने उसकी बातें सुनी और न ही किसी ने देखा कि वह क्या कर रहा था। वीडियो और वॉइस रिकॉर्डिंग में स्टेयर ने बताया कि उसने YouTube कंटेंट पर मेहनत की, लेकिन ज्यादा पहचान या इनाम नहीं मिला। यह उसकी असफलता की भावना को बढ़ा सकता है और उसने अपने अस्तित्व व उद्देश्य पर सवाल उठाने लगे। दूसरी ओर लगता है कि स्टेयर को कोलंबाइन शूटर्स ने प्रभावित किया और उसने उनकी प्रशंसा की। शायद वह अपने लिए बदनामी हासिल करने की कोशिश कर रहा था। इस विचार का आंशिक समर्थन उसकी अंतिम डायरी प्रविष्टियों में से एक करती है, जिसमें लिखा है, मैं उन लोगों को देखता रहूंगा जिन्हें मैंने प्रेरित किया है और यह देखने के लिए उत्सुक रहूंगा कि आप अपनी जिंदगी में क्या बनाते हैं। मुझे कभी मत भूलना, वादा करो मुझसे। उसकी लिखावट अक्सर विरोधाभासी थी। वह चाहता है लोग उसकी प्रशंसा और प्यार करें, लेकिन वेस्टबोरो हाई स्कूल वीडियो में उसका गुस्सा दिखता है और उसे समलैंगिक व पुरुष विरोधी कहा गया है। वह अपनी नापसंद चीजों जैसे नशेड़ी, बुजुर्ग और अपने पिता के बारे में भी खुलकर बोलता था। इस पेज के आखिरी पैराग्राफ में स्टेयर लिखता है, मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके चेहरे पर कभी मुस्कान लाई होगी, चाहे वह पायनियर्स प्रोडक्शंस में हो, आमने सामने, या फिर सिर्फ साधारण सोशल मीडिया संदेशों के जरिए ही क्यों न हो। स्टेयर को पूरी तरह विश्वास था कि इसके बाद वह एम्बर की घोस्ट स्क्वाड का सदस्य बन जाएगा, जहां वह अपनी आत्मा के साथी मैकेंजी से फिर मिल पाएगा। एक जर्नल प्रविष्टि का अंत होता है, 62 घंटे और बाकी है। यही एक चीज है जो मेरे रास्ते में है। मैं लगभग महसूस कर सकता हूं कि मैकेंजी मुझे अजीब तरह से थामे हुए है। रैंडी स्टेयर की 300 पेज की जर्नल, ट्विटर अकाउंट और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स अब भी ऑनलाइन उपलब्ध है। इसका मतलब है कि उसकी इच्छा कुछ हद तक पूरी हो गई। उसकी विरासत हमेशा के लिए इंटरनेट पर सभी के देखने के लिए है और उसने जो घिनौने और बुरे काम किए उसके लिए शायद उसे कभी सच में भुलाया नहीं जा सकेगा।